नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूरे 1 महीने बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है इस चैनल पर। बस यूं समझ लें कि ये आपका समर वेकेशन था और मेरे लिए कठिन परिस्थितियों का दौर। आप अध्ययन कर रहे हैं सारस्वत सिंधु सभ्यता का, जिसके 5वें भाग को लेकर के हम महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन आपके सामने रखेंगे। ये 5वां भाग आधारित होगा सारस्वत सिंधु सभ्यता के नगरीय नियोजन की प्रमुख विशेषताओं पर। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चले करें आज की इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सारस्वत सिंधु सभ्यता विश्व में सबसे प्राचीनतम होने के साथ साथ सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसके समकालीन अन्य जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें सिंधु सभ्यता क्यों सबसे अलग है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है इसके नगर की योजना। और यदि संपूर्ण इस सभ्यता के पुरास्थलों की बात करें, जो कि भारत पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता के अगर सभी पुरास्थलों को वर्गीकृत किया जाए तो कुछ ऐसे पुरास्थल हैं जिनको केंद्रीय नगर माना गया है, जबकि कुछ ऐसे पुरास्थल भी हैं जो तट के किनारे हैं, उन्हें बंदरगाह के रूप में या तटीय नगर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ साथ अन्य छोटे छोटे नगर और ग्राम बस्तियों को भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं, एक वर्ग में रख सकते हैं। अगर इन सभी वर्गीकृत पुरास्थलों की बात करें तो महत्वपूर्ण पुरास्थलों में राखीगढ़ी, गनेरीवाला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, चहुंदड़ो और बनवाली जैसे पुरास्थल आते हैं। इनमें आप पढ़े भी होंगे, मेरे वीडियोस में आपने देखा भी होगा कि सारस्वत सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले हड़प्पा से हुई। हड़प्पा के एक प्रकाश में आ जाने के 1 वर्ष पश्चात ही राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जबकि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी की देन थी। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 प्रमुख पुरास्थल सबसे पहले खोजे गए और इन्हीं 2 पुरास्थलों को हड़प्पा सभ्यता की राजधानियां स्वीकार किया गया, जिनमें सबसे पहले मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की तुलना अरब शासकों की 2 राजधानियां मुल्तान तथा मंसूरा से की थी। इसी प्रकार स्टुअर्ट पिगट ने इन दोनों की तुलना कुषाणों की 2 राजधानियां मथुरा तथा पेशावर से की। तो दोनों स्कॉलर्स की तुलना अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। मॉर्टिमर व्हीलर ने अरब शासकों की राजधानियों से, जबकि स्टुअर्ट पिगट ने कुषाणों की 2 राजधानियों से तुलना करके बतलाया। यहां तक कि स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां तक कह दिया, ट्विंस कैपिटल भी बोल दिया स्टुअर्ट पिगट ने। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षा में आया भी है। लेकिन आगे बात करें, यूजीसी नेट में एक प्रश्न पूछा गया था, इसी से रिलेटेड था, और वो ये प्रश्न था कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां नहीं थी। ये कथन किसका है? यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर उठाइए 2006 में, तो ये आपको मिलेगा। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर जॉन मार्शल होगा, और ग्रेगरी पोशाल की एक इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बुक थी, उसी को पढ़ते समय इसका आंसर मुझे मिला भी था बड़ी मुश्किल से। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक राजधानी बतलाया शीरीन रत्नागर ने। इसी प्रकार बीबीलाल ने कालीबंगा का उत्खनन किया और कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बतलाया। तो 2 राजधानियां तो थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लेकिन तीसरी राजधानी कालीबंगा को स्वीकार किया बीबीलाल ने। ये राजस्थान की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी था स्कूल व्याख्याता में। हड़प्पा कालीन प्रमुख तटीय या बंदरगाह नगरों की बात करें तो लोथल सबसे महत्वपूर्ण है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। सुतका गेंडोर, बालाकोट, अल्लादीनो और कुंतासी जैसे पुरास्थल तटीय या बंदरगाह नगर के रूप में जाने जाते हैं। हड़प्पा कालीन व्यापारिक उपनिवेश थे। सोरतागाई और मुंडीगा आपको पहले ही वीडियो में हमने बतला दिया था। अफगानिस्तान में ये दोनों पुरास्थल हैं और व्यापारिक उपनिवेश के रूप में बसाए गए थे। मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार होता था, तो व्यापारी कुछ समय तक यहाँ पे अपना जो है स्टे लेते थे, हाल्ट लेते थे। हड़प्पा कालीन सबसे बड़े पुरास्थल की बात करें तो वर्तमान समय में राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। 350 हेक्टेयर
स्वीकार किया गया है इसका क्षेत्रफल, और कुल 11 टीले अभी तक प्रकाश में आए हैं। हालांकि विद्वानों ने इसके क्षेत्रफल को और बढ़ा करके लगभग 500 हेक्टेयर के आसपास की जानकारी भी उपलब्ध कराई है, लेकिन 350 प्रामाणिक है। सबसे बड़ा पुरास्थल, इससे पहले आप पढ़ते होंगे, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन उसके बाद गनेरीवाला की भी पहचान की गई, लेकिन उत्खनित पुरास्थल राखीगढ़ी ही है सबसे बड़ा। इसी प्रकार सबसे छोटा की बात करें तो अल्लादीनो है, 1.4 हेक्टेयर का सबसे छोटा सा, हालांकि नगर के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर बात करें सबसे प्राचीनतम, भी आपको हमने बतलाया था, भिर्राना सबसे प्राचीनतम पुरास्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। करीब 7000 BC के आसपास में इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग बताई गई है। हरियाणा में स्थित है, तो सबसे बड़ा हरियाणा में और सबसे प्राचीन भी हरियाणा में। अब देखिएगा, जानने के लिए आपको कि भारत का सबसे बड़ा भी पूछे तो भी राखीगढ़ी ही होगा। अब आगे बात करते हैं सारस्वत सिंधु सभ्यता के नगरीय योजना की, क्योंकि नगरीकरण का साक्ष्य अगर उपलब्ध करा रहा है तो नगर ही सबसे पहले जाने जाएंगे। तो संपूर्ण विश्व में ये अपने आप को क्यों अलग करता है, जान ले कि हड़प्पा सभ्यता के नगर जो विन्यास है वो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये मुख्य विशेषता के रूप में जाने जाते हैं, और इनका जो नगर विन्यास था वो चेस बोर्ड या ग्रिड सिस्टम पर आधारित था। एक प्रकार से जाल पद्धति के आधार पर ही नगरों को बसाया गया था। तो ये जो जाल पद्धति थी, ये एक प्रकार से समकोण पर काटती सड़कों द्वारा इनका निर्माण किया गया था। जो सड़कें थी एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे काटती थी, और इस प्रकार से संपूर्ण नगर छोटे छोटे ब्लॉक्स में बंट जाता था, और ये संपूर्ण जो नगर था वो आयताकार खंड के रूप में दिखलाई पड़ता था। वह सैंधवकालीन नगर जहाँ से सड़कें नगर को समकोण पर नहीं काटती थी। तो एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ पर इस तरह की विशेषता मिलती है, वो बनवाली है। बनवाली में हमको सड़कें समकोण पर काटती हुई नहीं मिली। तो यहाँ किस प्रकार की सड़कें मिली हैं, तो वो तारांकित शेप में नगरों का विभाजन है, यानी सड़कें सेंटर में एक चौराहे से जैसे 4 सड़कें निकलती हैं, वैसे ही स्टार शेप में इस तरह के ब्लॉक्स बनाए गए हैं। बनवाली में ऐसा मिलता है, स्टार शेप में नगरों का विभाजन, चेस बोर्ड में नहीं बल्कि स्टार शेप में। हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण नगर जो विभाजित होते हैं वो कुल 2 भागों में होते हैं, दुर्ग और निचला नगर। पुरास्थल के पश्चिमी भाग में दुर्ग बसाया गया था, जबकि पूर्वी भाग में निचला नगर बनाया गया था। तो ये 2 भाग होते थे। हालांकि एकमात्र सैंधवकालीन नगर जहां संपूर्ण नगर 3 भागों में बटे हुए थे वो धौलावीरा है, गुजरात में स्थित है। ये दुर्ग और निचले नगर के बीच में मध्य भाग भी था, तो मध्य नगर भी बसाया गया था धौलावीरा में। इसी प्रकार बात करें एकमात्र सैंधवकालीन नगर जहां संपूर्ण नगर 4 भागों में बटा हुआ था। तो अभी 3 भागों की बात करें तो धौलावीरा है, लेकिन 4 भागों में बटा हुआ नगर हड़प्पा है। और यह तथ्य आपको लगभग किताबों में मिलेगा भी नहीं, और ऐसा आपने शायद पढ़ा भी ना हो, लेकिन आपको बतला दें कि किसी भी पुरास्थल का एक बार उत्खनन नहीं होता, बल्कि तथ्यों को उजागर करने के लिए बार बार उत्खनन का कार्य करवाया जाता है। तो कालांतर में जब हड़प्पा का उत्खनन करवाया गया, पुनरुत्खनन, तो उसमें ये ज्ञात हुआ कि यह नगर 2 नहीं बल्कि 4 भागों में बटा हुआ था। तो इस प्रकार से तथ्य बदलते रहते हैं, तो उन तथ्यों को भी आप जाने समझे रहें, जिससे परीक्षा में आपके प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाए। आगे बात करें तो सैंधव नगरों में दुर्ग या सीटाडेल की योजना, दुर्ग एक प्रकार से जो पश्चिमी भाग में बसाए गए थे, वो उनका जो योजना था वो आयताकार रूप में था। हालांकि एकमात्र सैंधवकालीन नगर जहां दुर्ग की योजना आयताकार न होकर के बेलनाकार थी वो बनवाली है। अभी आपने सड़कों के संदर्भ में भी इस पुरास्थल को देखा था, दुर्ग की योजना यहाँ बेलनाकार मिलती है। एकमात्र सैंधवकालीन नगर जहाँ दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित था, गुजरात में लोथल है। यहाँ एक अलग विशेषता है, दुर्ग आपके पश्चिम में नहीं था, अन्य पुरास्थलों पर आप ऐसा पाते हैं। इसी प्रकार से गुजरात का एक अन्य पुरास्थल धौलावीरा, यहाँ पर भी आपको दुर्ग दक्षिण दिशा में स्थित मिलता है, पूरा पश्चिम में नहीं। वे सैंधव नगर जहाँ किलेबंदी के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं, आमरी प्री हड़प्पन कल्चर के दौरान आपको बतलाया भी था। दूसरा, विकसित हड़प्पा काल की बात करें तो चहुंदड़ो में भी किलेबंदी के आपको प्रमाण नहीं मिलते। इसी प्रकार
जहां दुर्ग और निचला नगर के मध्य खाली स्थान मिला है वो धौलावीरा है गुजरात का, जहां पर दो भाग तो बटे हैं लेकिन बीच में कुछ स्थान छोड़ दिया गया है और उसी खाली स्थान को स्टेडियम का नाम दिया गया है, स्टेडियम माना गया है, जो विभिन्न धार्मिक आयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा होगा। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी दुर्ग और निचले नगर के मध्य नहर या नदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि दुर्ग और निचले नगर के मध्य सिंधु नदी की एक शाखा होकर के कभी बहा करती रही होगी, इसके अवशेष हमको दिखलाई पड़ते हैं मोहनजोदड़ो से। वे सैंधव नगर जहां निचले नगर को दुर्गीकृत किए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो किलेबंदी का साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन किलाबंदी संपूर्ण नगर को नहीं किया जाता था, बल्कि केवल दुर्ग वाले हिस्से को किया जाता था। लेकिन कालीबंगा, सुरकोटदा और लोथल ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर निचले नगर को भी दुर्गीकृत किया गया था। और हमने कहा कि तथ्य बदलते हैं, तो नवीन उत्खनन जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का हुआ तो वहां से भी इस प्रकार के हमको प्रमाण देखने को मिले हैं। और ये किलेबंदी एक प्रकार से रक्षा प्राचीरों द्वारा की जाती थी। तो रक्षा प्राचीरों की बात करें तो जहां पर रक्षा प्राचीरों में पक्की ईंटों से निर्मित बुर्ज मिले हैं। बुर्ज एक प्रकार से वॉच टावर का काम किया करते थे। रक्षा प्राचीर आक्रमण को रोकने के लिए होता था और बुर्ज उसी में बनाए जाते थे, दीवार पर ही वॉच टावर के रूप में, जहां जो है सिपाही वगैरह निगरानी का कार्य किया करते रहे होंगे। तो ईंटों से निर्मित बुर्ज आपको मोहनजोदड़ो में देखने को मिला। वह सैंधव नगर जहां से प्रस्तर निर्मित रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं। तो ईंटों के साथ साथ प्रस्तर का भी प्रयोग इस काल में देखने को मिला। सुरकोटदा, रोजदी और देसलपुर ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर रक्षा प्राचीर प्रस्तर से बनाई गई है। और देसलपुर में तो कटे हुए प्रस्तर खंडों का प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। वह सैंधव नगर जहां रक्षा प्राचीर में चौकोर बुर्ज के प्रमाण मिले हैं, यानी बुर्ज है लेकिन चौकोर रूप में है, वो कालीबंगा है। इसी प्रकार सैंधव नगर जहां रक्षा प्राचीर में बुर्ज के प्रमाण मिले ही नहीं, रक्षा प्राचीर तो है लेकिन उसमें वॉच टावर नहीं है, वो लोथल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बंदरगाह था, यहाँ पर आक्रमण का डर नहीं था, इसलिए बुर्ज नहीं बनाए गए थे। और ये रक्षा प्राचीर किसी आक्रमण के भय से नहीं बल्कि बाढ़ को रोकने के लिए संभवतः बनाई गई हो। इसी प्रकार बात करें जहां रक्षा प्राचीर के प्रमाण नहीं मिले, अल्लाहदीनो है, छोटा सा पूरा स्थल है लेकिन नगर के रूप में स्वीकार किया जाता है। वे सैंधव नगर जहां दोनों भाग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, अर्थात निचले नगर को भी साथ साथ में घेरा गया था। तो लोथल, बनवाली और सुरकोटदा है। वह सैंधव नगर जहां दुर्ग तथा निचला नगर एक दीवार से विभाजित थे। सुरकोटदा, जैसा हमने कहा, सुरकोटदा रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया था। तो जब रक्षा प्राचीर से घेर दिया गया दोनों भाग, तो उसको अलग करने के लिए दोनों के मध्य एक विभाजित दीवार बनाई गई थी सुरकोटदा में, ऐसा अवशेष मिला हुआ है। आगे बात करें वह सैंधव नगर जहां रक्षा प्राचीर के साथ साथ नगर के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से खाई बनाई गई थी। ये भी बनवाली से मिला है। बनवाली काफी महत्वपूर्ण है और काफी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी पुरास्थलों में एक अपनी अलग विशेषता वाला पुरास्थल बन जाता है। तो इसको संकलित करते रहिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य आते रहेंगे बनवाली के संदर्भ में। फिर आगे बात करें भवनों की योजना को लेकर के, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मकान या भवन थे उनमें मुख्य रूप से जो सामग्री प्रयोग में लाई गई थी वो कच्ची और पक्की ईंटें थी और प्रस्तर भी थे। जैसा आपने स्टोन एज पढ़ाई, पत्थर का बहुतायत प्रयोग किया गया प्रारंभ में मानव द्वारा, लेकिन धीरे धीरे पत्थर का प्रयोग कम होने लगा था। और फिर धातु, जब ताम्र धातु आई तो ताम्र पाषाणिक काल भी आपने पढ़ लिया। पत्थर का प्रयोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यदा कदा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से कच्ची और पक्की ईंटें हैं। तो कच्ची ईंटों के प्रमाण हमको लोथल, रंगपुर और कालीबंगा से मिले हुए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटें नहीं मिलती। भवन आपके कच्ची ईंटों के मिलेंगे, लेकिन जहाँ पानी का इस्तेमाल होगा वहाँ कच्ची ईंटें नहीं काम आएंगी। लोथल में पक्की ईंटों का प्रयोग गोदीवाड़ा और नालियों को बनाने में किया गया था। तो कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों का प्रयोग लोथल में नाली और गोदीवाड़ा, ये जो बंदरगाह था वहां पर। पक्की ईंटों के प्रमाण हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में तो ईंट के भट्ठे भी मिले हैं, 6 भट्ठे प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी ईंट प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। फन्नीदार ईंटों का प्रयोग कुओं की दीवारों और कभी कभी नालियों को बनाने में भी किया जाता था। इसी प्रकार एल आकार की ईंटों का प्रयोग मकान के कोनों में किया गया है। मकान के कोनों को बनाने में एल शेप में ईंटें लगाई गई हैं।
सैंधव सभ्यता में ईंट उद्योग के प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, जहां पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। जाहिर सी बात है, हड़प्पा कालीन ईंटें सामान्यतः खुले सांचे में ढालकर बनाई गई थी। यूजीसी नेट में 2-3 बार पूछा गया ये प्रश्न है, कैसे बनाई जाती थी? तो खुले सांचे में ढालकर। और ये कैसे पता चला, आगे हम अभी जानेंगे। उससे पहले जान लें, आलमगीरपुर जो उत्तर हड़प्पीय पुरास्थल है, यहाँ पर भट्ठे में पकी हुई ईंटें मिली हैं। यानी पोस्ट हड़प्पन जो साइट है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में, वहां पर पकी हुई ईंटें भट्ठे में मिली हुई हैं। आगे बात करें, हड़प्पा कालीन कच्ची तथा पक्की ईंटों का अनुपात, ये भी पूछा जा सकता है। 4 संबंधे 2 संबंधे 1 का था। जो हड़प्पा कालीन ईंटें थी, उनकी जुड़ाई जो भवन में की जाती थी, इंग्लिश बॉन्ड तकनीक द्वारा की जाती थी, जो आधुनिक समय में भी प्रचलित है। इंग्लिश बॉन्ड तकनीक में ईंटों को पहले चौड़ाई और फिर लंबाई एक एक पंक्ति करके सजाया जाता था। वह सैंधव नगर जहां पर एक भवन निर्माण में एक पंक्ति में कच्ची ईंटें और फिर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो एक पंक्ति कच्ची ईंटों की मिलती है, उसके ऊपर पक्की ईंटें, फिर कच्ची, फिर पक्की, ऐसे करके हड़प्पा में भवन दिखलाई पड़ता है। इस तरह की विशेषता हड़प्पा पुरास्थल में, तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कच्ची ईंटों के साथ साथ पक्की ईंटों का प्रारंभ धीरे धीरे किया जाने लगा था। वह सैंधव नगर जहाँ फर्श पर अलंकृत ईंटों के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगा है। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। अलंकृत ईंटें, जो फर्श है उस पर डिजाइन, आज भी देखें तो मार्बल्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो आधुनिक समय में आप मकानों को देखें तो लेकिन कालीबंगा में इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस तरह का प्रमाण हमको मिला हुआ है। इसी प्रकार वक्राकार ईंटें यानी टेढ़ी मेढ़ी ईंटें चहुंदड़ों से मिलती हैं, वहां पर इस तरह के भवन निर्माण में ईंटें प्रयोग में लाई गई थी। यह भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। वह सैंधव नगर जहां पर ईंट बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का निशान प्राप्त हुआ है, चहुंदड़ों, और इसी से स्पष्ट होता है कि ईंटें जो हैं खुले हुए सांचे में ढाल करके जो है सुखाया जाता था। तो धूप में सुखाने के लिए जब ईंटों को छोड़ा गया तो वहां पर इस तरह के जीव जंतु दौड़ा करते होंगे, तो गीली मिट्टी में ही इस तरह के उनके पैरों के निशान मिले चहुंदड़ों से। हड़प्पा काल में भवन निर्माण हेतु प्रस्तर के साक्ष्य मिले हैं। अभी तो ईंटों की बात कर रहे थे। पत्थरों की बात करें तो धौलावीरा और सुरकुटदा ऐसे पुरास्थल हैं जहां पर भवन निर्माण में हमको प्रस्तर भी दिखलाई पड़ते हैं। और जान लें कि धौलावीरा ही एक ऐसा पुरास्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहां पॉलिश युक्त प्रस्तर स्तंभों का प्रयोग किया गया है। आप पॉलिश युक्त प्रस्तर स्तंभों की बात करें तो मौर्य काल में आप देखते ही हैं, अशोक ने प्रारंभ करवाया था ये परंपरा स्तंभ लगवाने और लेख लिखवाने की। लेकिन अगर प्राचीनता की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने धौलावीरा में इस तरह के पॉलिश युक्त प्रस्तर स्तंभों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था अपने समय में। आगे बात करें, भवन निर्माण में जो नींव रखी गई वो वहां पत्थरों का प्रयोग किया गया। ऐसा साक्ष्य हमको सुरकुटदा के साथ साथ अली मुराद और सूतका गेंडोर जैसे पुरास्थलों से मिला। तो मकान तो आपकी ईंटों का है, लेकिन उसकी नींव पत्थर की। एकमात्र सैंधव नगर जहां गोलाकार मेहराब के अवशेष प्राप्त हुए हैं लोथल है। इसी प्रकार टोडा मेहराब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो में टोडा मेहराब का प्रयोग विशाल स्नानागार की नालियों को ढकने में किया गया था। वो एक प्रकार से 2 स्तंभों के ऊपर जो अर्ध गोलाकार शेप में बनेगा वो टोडा मेहराब कहलाता है। हड़प्पा कालीन 2 आंगनों वाला भवन एक मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। एक भवन है जहां पर 2 आंगन बनाए गए हैं। ये भी अपने आप में यूनिक विशेषता मोहनजोदड़ो की। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से एक अन्य तथ्य भी पूछा जाता है, भवन में खिड़की बने होने का साक्ष्य। खिड़की का साक्ष्य हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी भी पूरा स्थल पर नहीं मिलता, मोहनजोदड़ो को छोड़ करके एक भवन जहां पर इस तरह के अवशेष मिले हैं। हालांकि हवा पानी के लिए झरोखे होते थे छोटे छोटे ऊपर में, लेकिन धूल मिट्टी न आने पाए इसके लिए संभवतः वे खिड़की नहीं बनाते रहे होंगे। लेकिन मोहनजोदड़ो में इस तरह का अवशेष मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाता है। एकमात्र सैंधव नगर जहां एक भवन के दरवाजे गली में न खुलकर सड़क पर खुलते थे। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने कहा कि खिड़की नहीं होती थी तो धूल मिट्टी आने का डर। इसी प्रकार दरवाजे हमेशा गली में ही खुलते थे जितने भी पुरास्थल के भवन मिले हैं। लेकिन लोथल में एक भवन ऐसा मिला है जहां दरवाजे गली में न खुल करके सड़क पर खुलते हैं। तो ये आज का अगर समय देखें तो हर कोई सड़क पर ही दरवाजे खोलने चाहेगा, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ऐसा नहीं किया था। इसके पीछे भी लॉजिक देते हैं लोग।
हड़प्पाकालीन मकानों पर मिट्टी के लेप के साक्ष्य हमको बनवाली से देखने को मिलता है, यानी मकानों पर मिट्टी को लेप दिया गया था, प्लास्टर के रूप में चढ़ा दिया गया था। तो ये साक्ष्य हमको बनवाली से उपलब्ध हुआ है। आगे बात करें तो एकमात्र सैंधव नगर जहां से सबसे चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है, और हमने कहा कि संपूर्ण नगर सड़कों से विभाजित होता था। सबसे चौड़ी सड़क कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये चौड़ी सड़क जिसको राजपथ कहा गया है, ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाती थी। आगे बात करें तो इसको पुराविदों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा है। जो सबसे चौड़ी सड़क मिली है, मुख्य सड़क, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया है। एकमात्र सैंधव नगर जहां पक्की सड़कों के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सड़कें थी प्रायः कच्ची सड़कें हुआ करती थी, लेकिन पक्की सड़कों के साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिले हैं। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। आगे बात करें तो सड़कों और गलियों को एक समान अनुपात में बनाया गया था कालीबंगा में, ये भी एक अलग विशेषता थी, यानी सड़क और गली दोनों को एक ही अनुपात में बनाया गया था। इसी प्रकार से कालीबंगा का एक और तथ्य जान लें, यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और जैसा हमने कहा कि कालीबंगा प्री हड़प्पन कल्चर में भी आपने पढ़ा, यहाँ पे प्री हड़प्पन के साथ साथ मच्छी और हड़प्पन के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। तो ये एक प्रकार से प्रारंभिक दौर था जब नाली बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया, तो पेड़ के तने को खोखला बना करके नाली के रूप में रखा गया था, जिससे जल निकासी का कार्य होता था। ये कालीबंगा में ही मिला है। एक और भी पूरा स्थल है, यदि आप बता सके तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। इसी प्रकार बात करें, कालीबंगा में सार्वजनिक नाली के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। नालियां तो मिली हैं, व्यक्तिगत घरों में नाली तो है, लेकिन उसको किसी मेन होल से जोड़ दिया गया है या सार्वजनिक नाली, इस तरह का हमको कालीबंगा में देखने को नहीं मिला। इसी प्रकार याद रखेंगे, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कई बार आया हुआ है, धौलावीरा हड़प्पा काल में जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध कराता है जल संचय के लिए। तो प्रस्तर का जल कुंड यहाँ से उपलब्ध हुआ है, जहाँ पर जल संचय का कार्य किया जाता होगा। इसी प्रकार एक और तथ्य जान ले बनवाली से जुड़ा हुआ जाते जाते, वह सैंधव नगर जहाँ से जल निकासी के साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिले हैं, बनवाली ही है। और आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग को लेकर के हम बहुत जल्द आपके सामने होंगे। सारस्वत सैंधव सभ्यता के छठे भाग में हम जानेंगे महत्वपूर्ण नगरों के विषय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।